हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुमित अहलावत और आप सभी कैसे हैं? सब बढ़िया हैं। चलिए, अगर आप बढ़िया हैं तो हम आज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक में 13th 14th और हम बात करते हैं 18th ग्रुप तक, बट हम स्टार्ट कर रहे हैं 16th ग्रुप। 16th ग्रुप को हम बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। अब बात यह है कि हम इसको ऑक्सीजन फैमिली क्यों कहते हैं, एक एक पॉइंट को हम क्लियर करने वाले हैं। ऑक्सीजन फैमिली हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो ग्रुप है ऑक्सीजन से स्टार्ट हुआ है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। एक और भी है, सिंथेटिक है, जो हाल फिलहाल में सिंथेटिक प्रिपेयर किया गया है जिसकी प्रॉपर्टी डिस्कवर नहीं है, एलवी। ओके, अब हम इसको तो छोड़ देते हैं, ये याद कैसे रखेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ग्रुप के एलिमेंट्स का ही नहीं पता है कि ऑक्सीजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। हम बोलेंगे ओए, सर, से, टेक्निक, पूछ, क्योंकि पहले तो हमें एलिमेंट्स का ही पता होना चाहिए। अगर हमें यही नहीं पता है ऑक्सीजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं तो हम उनकी प्रॉपर्टी को क्या पढ़ पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या याद रखेंगे, ओए, सर, से, टेक्निक, पूछ। चलिए, अब हम बात करते हैं कि 16th ग्रुप को ऑक्सीजन फैमिली के नाम से जानते हैं। क्या कोई और भी नेम है जो हम ऑक्सीजन फैमिली को देते हैं? यस, हम इनको कहते हैं चैल्कोजेंस। कभी कभार आप लोगों से पूछ लिया जाता है चैल्कोजेंस क्या होते हैं। अब बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता है कि चैल्कोजेंस होते क्या हैं। देखिए, और इनको क्यों चैल्कोजेंस कहते हैं, तो चैल्कोजेंस है 16th फैमिली के मेंबर। अब इनको हम चैल्कोजेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये और फॉर्मिंग है, इनसे हम और बना सकते हैं, या हम बोलेंगे अर्थ क्रस्ट में जो और मिलती हैं वो इन्हीं के साथ, इन्हीं की फॉर्म में मिलती हैं, लाइक Fe2O3, ZnS, PbS। तो काफ़ी कंपाउंड ऐसे हैं जिनके साथ ऑक्सीजन या फिर सल्फर जुड़ा हुआ होता है। ये सभी क्या हैं, आपकी और हैं। ओके, ओके, तो ये सभी हमारी क्या हैं, और हैं। और ये 16th ग्रुप की हेल्प से बनी हुई है, इसीलिए इनको हम चैल्कोजेंस नेम से भी जानते हैं। चलिए, ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया है कि इनको हम चैल्कोजेंस क्यों कहते हैं। अब कभी कभार आप लोगों से पूछा जाता है अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सा एलिमेंट मिलता है। बहुत से बच्चों को नहीं पता है, तो उनको मैं क्लियर कर देता हूँ। अर्थ क्रस्ट में हमें मैक्सिमम जो मिलता है वो मिलता है ऑक्सीजन। लगभग 46.6% हमें ऑक्सीजन मिलता है। कहाँ पे? अर्थ क्रस्ट में। चलिए, ठीक है। और बात करें एटमॉस्फेयर में, तो सेकंड नंबर पे आता है हमारा ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर में, ड्राई एयर में 21% मिलता है क्या? ऑक्सीजन। चलिए, अब कभी कभार हमसे पूछ लेते हैं एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, तो हमारा आंसर आएगा नाइट्रोजन। यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, तो हमारा आंसर आएगा हाइड्रोजन। बट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यहाँ पे कोई रोल है नहीं, क्योंकि हम 16th ग्रुप पढ़ रहे हैं। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या सल्फर भी आपको मिलता है? हम बोलेंगे यस, सल्फर भी मिलता है। सल्फर भी आपको और की फॉर्म में मिलता है। 0.01 से लेके 0.3% तक आप कह सकते हैं आपको सल्फर मिल जाएगा अर्थ क्रस्ट में। बट मिलेगा जैसे जिंक सल्फाइड,
जिसको हम बोलते हैं जिंक ब्लेंड, PbS जिसको हम क्या बोलते हैं गैलेना, या फिर CaSO4.2H2O जिसको हम बोलते हैं जिप्सम, या फिर हम बात कर सकते हैं MgSO4.7H2O जिसको हम बोलते हैं इप्सम सॉल्ट, ओके। या फिर वोल्केनो में हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्म में हमें सल्फर मिलता है, तो सल्फर भी मिलता है, और सेलेनियम टुलेरियम भी बहुत कम अमाउंट में हमें ओर की फॉर्म में मिल जाते हैं। अब बात करते हैं पोलेनियम। पोलेनियम हमें कब मिलता है? तब थोरियम और यूरेनियम का डिके होता है, तो उस दौरान हमें पोलेनियम मिल जाता है। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका हाफ लाइफ 3.8 डेज के आसपास होता है। और ये जो Lv है ये तो सिंथेटिक है, मैन मेड है, इसकी प्रॉपर्टी डिस्कवर नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि इसका जो टाइम होता है वो सेकंड्स का जो फ्रैक्शन होता है उसी में ये ख़त्म हो जाता है। तो ये भी हमारा क्या है? रेडियो एक्टिव है, इसीलिए इसकी प्रॉपर्टी को ज़्यादा हम डिस्कवर नहीं कर पाए हैं। ये हुआ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑक्सीजन फैमिली का। अब हम चलते हैं कुछ प्रॉपर्टी की तरफ। कुछ प्रॉपर्टी काफ़ी इजी हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कहीं कहीं पे एक्सेप्शन है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और सभी पॉइंट्स को क्लियर कर देते हैं। चलिए सबसे पहले हम यहां पे लेंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे, एक 10th स्टूडेंट का लेवल, जो 10th लेवल का एक स्टूडेंट होगा वो भी ये बता देगा कि टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। आप भी बता पाएंगे कि अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। ओके, ये एरो लगाया मैंने दिखाने के लिए कि एटॉमिक नंबर हमारा इंक्रीज होगा। अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास टॉप टू बॉटम क्या होगा? अब हमें पता है एटॉमिक नंबर बढ़ता है, प्रोटॉन भी बढ़ते हैं। प्रोटॉन बढ़ेंगे तो मास भी बढ़ेगा, क्योंकि जो मास होता है वो क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। कब? तब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या होगा? जैसा कि आपने 10th लेवल में पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, एटॉमिक साइज नीचे जाने पे इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि हर एक स्टेप के साथ एक सेल बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज हुआ, आयोनिक रेडियस हुई, एटॉमिक रेडियस हुई, ये इंक्रीज होंगी। इनमें कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। अब हम और आगे चलते हैं। टॉप टू बॉटम जाने पे डेंसिटी का क्या रोल है? डेंसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ ये इंक्रीज होने वाली है। क्यों? नीचे जाने पे मास भी बढ़ता है और वॉल्यूम भी बढ़ती है। कुछ बच्चे बोलते हैं फिर तो कांस्टेंट आएगा। ऐसा नहीं है, आपको रेट देखना है। मास का जो रेट है, जो रेशियो है, वो ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में? वॉल्यूम के कंपैरिजन में। आप समझने की कोशिश कीजिए, एक बंदा चलता है 2 कदम, तब हम चलते हैं 1 कदम, तो बताइए कौन आगे निकल जाएगा? सीधी बात है, जो 2 कदम चल रहा है। तो मास का जो रेट है वो क्या है? ज़्यादा है, और वॉल्यूम का जो रेट है वो क्या है? कम है। इसीलिए डेंसिटी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी। कब? तब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे। आई होप आपको ये सभी बातें अच्छे से क्लियर हो गई हैं। चलिए अब हम इनसे आगे बढ़ते हैं और कवर करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी को।
आई होप आपको पता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो मैं क्लियर कर देता हूं। किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है एटम को, वही एनर्जी क्या होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये डिपेंड करती है साइज पे। साइज छोटा है, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो अगर आप टॉप टू बॉटम जाएंगे, साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। सो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। क्यों? साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम बोल रहे हैं ये ऑक्सीजन फैमिली है, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहती है। अब हम आपको क्लियर करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मे बी प्रॉब्लम आपकी आ सकती है। चलिए ये मैं क्लियर करता हूँ आपको। पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है। इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए कुछ एनर्जी आपको रिलीज करनी पड़ेगी, एटम को एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए कुछ एनर्जी अब रिलीज की गई। जो एनर्जी रिलीज की गई है उसी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चलिए अब हमें ये बात समझ में आ गई है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए जो एनर्जी क्या की गई है, यहाँ पे रिलीज की गई है। इसका मतलब हो गया है ये प्रोसेस कैसी है? एक्सोथर्मिक है। कैसी प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक है, एक्सोएर्गिक है। फिर हमसे पूछा जाता है क्या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक्सोएर्गिक रहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ कुछ ऐसी एग्जाम्पल हैं जिनमें वो एंडोएर्गिक है, लाइक हीलियम, लाइक नियोन, लाइक आर्गन, जो ऑलरेडी क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। अगर आप इनको इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, ये लेना नहीं चाहते, बट आप बोल रहे हैं हम तो देंगे, ऐड करवाएंगे, तो आपने काफ़ी एनर्जी लगा दी। मान लेते हैं 100 किलो जूल एनर्जी आपने लगा दी और उसने सिर्फ रिलीज की 60 किलो जूल। अब फाइनली क्या हुआ? 40 किलो जूल तो उसने रख ली। अब 40 किलो जूल उसने रख ली है तो प्रोसेस कैसी हुई? एंडोथर्मिक। तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये एंडोएर्गिक भी हो सकती है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये एक्सो है, बट आपने ऑक्सीजन नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो ये हमारी एंडोएर्गिक है। ऐसा क्यों? देखिए ये न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो गया, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो एनर्जी रिलीज हो गई। बट इस केस में ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव को नेगेटिव में ऐड करेंगे, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो हमें एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। क्यों? हम मानेंगे नहीं इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने। अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हैं तो एनर्जी फिर से वही है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 100 किलो जूल लग गई, ऐड होने के बाद उसने कितनी दी? 60 किलो जूल। फाइनली 40 किलो जूल उसने फिर रख ली है। कैसी प्रोसेस हो गई है? एंडो। तो सेकंड या थर्ड इलेक्ट्रॉन तब ऐड होता है तो वो प्रोसेस कैसी होती है? एंडोएर्गिक होती है। चलिए और क्या प्रॉब्लम यहां से बन सकती है वो सुनिए। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए? नेगेटिव में। क्यों? रिलीज कर रहे हैं तो नेगेटिव में ज़्यादा होगी, है ना? नेगेटिव में ज़्यादा बोलेंगे तो हम बोलते हैं शायद ऑक्सीजन का साइज छोटा है तो ऑक्सीजन की क्या होनी चाहिए? ज़्यादा। ठीक है, आपकी ये बात बिल्कुल सही है और ये फॉलो भी होती है। बट कहाँ तक? सिर्फ यहाँ तक। ऑक्सीजन पे ये एप्लीकेबल
नहीं है। ऑक्सीजन का होता है कम, सबसे कम। होना सबसे ज़्यादा चाहिए था क्योंकि उसका साइज छोटा है। साइज छोटा है, यही उसके लिए प्रॉब्लम हो गई। क्यों? देखिए, अगर साइज छोटा है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट में 6 इलेक्ट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा ऐड होने के लिए, ये सभी इलेक्ट्रॉन इसको सिल्ड करेंगे, जिसको सिल्डिंग इफेक्ट कहते हैं, और ऐड नहीं होने देंगे, काफ़ी डिफिकल्टी होगी। दैट्स वाई ऑक्सीजन इजीली ऐड नहीं करवा पाता है, ऑक्सीजन का सबसे कम होता है। तो कभी कभार आपसे ऑक्सीजन और सल्फर का पूछ लेते हैं, तो ऑक्सीजन और सल्फर में किसका ज़्यादा है? सल्फर का ज़्यादा है। चलिए, ये बात भी समझ में आ गई है। अब एक कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम और है, वो भी मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। सुनिए, प्रॉब्लम है कि आप बताइए ऑक्सीजन और आयोडीन में पहले इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? अब ऑक्सीजन का साइज तो काफ़ी छोटा है और आयोडीन का साइज काफ़ी बड़ा है, तो बच्चे बोलते हैं ऑक्सीजन पहले लेगा। गलत है, बिल्कुल गलत है। आपको एक बात याद रखनी है, 16th ग्रुप का कोई भी एलिमेंट हो और 17th का आप कोई भी उठा लो, हमेशा 17th का ज़्यादा रहेगा। तो ये गलत है। आयोडीन क्या रहता है? ज़्यादा। हेलोजन जो ग्रुप है आपका, 17th ग्रुप जो है, वो 16th ग्रुप के सभी एलिमेंट में से पहले इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, चाहे वो आयोडीन है, चाहे वो क्लोरीन है, चाहे वो फ्लोरीन है, कोई भी उठाएं, ऑक्सीजन फैमिली का कोई भी उठाएं, हमेशा 17th विनर रहेगा। किसके कंपैरिजन में? 16th के कंपैरिजन में। चलिए, ये पॉइंट भी हमें क्लियर हो गया है। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब इसके अंदर क्या है? अगर हम बात करते हैं, ऑक्सीजन से ज़्यादा है सल्फर, सल्फर से ज़्यादा है सेलेनियम, सेलेनियम से ज़्यादा है टेलेरियम, टेलेरियम से ज़्यादा है पोलोनियम। मीन्स डाउनवर्ड जाएंगे तो इंक्रीज होना चाहिए। बट हमने देखा कि पोलोनियम तो पीछे आ गया। किससे? टी से। एक्चुअल ऑर्डर ये आया। अब बात ये है कि ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि डाउनवर्ड जाते हैं, मास बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है, तो पोलोनियम का ज़्यादा होना चाहिए था। यहाँ पे सुनेंगे, नॉन मेटल में आपको देखना पड़ता है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या होता है, ये हमारी गैसेस हैं, ये और ये हमारे मेटलॉइड हैं, ये क्या है? मेटल है। तो पीओ के अंदर वैन डर वाल्स फोर्स एप्लीकेबल नहीं है, तो वैन डर वाल्स फोर्स नहीं इजीली हम उसको ब्रेक कर पाएंगे, इसीलिए यहाँ पे हम इसको ब्रेक कर पाएंगे इजीली। दैट्स वाई पोलोनियम इजीली डिसोसिएट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो पोलोनियम का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा। किससे? टेलेरियम से। आई होप ये बात भी आपको समझ आ गई है। लास्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे बचता है और वो है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर ये हमारी प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएंगी एंड नेक्स्ट हम बातें करेंगे फिर केमिकल प्रॉपर्टी पे। चलिए, अब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें हम, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ना, वो -2, -1, 0, 1, 2 दिखा सकती है। 2 से ज़्यादा नहीं दिखा सकती, ये आपसे पूछा जाएगा। हाँ, मिनिमम -2 रहेगा, बट मैक्सिमम 2 नहीं 6 होना चाहिए था, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर में 2,6 है, बट मैक्सिमम 6 नहीं। क्या वजह है वो आपको बता देते हैं। 2 के अंदर कभी डी नहीं होता है, तो इसीलिए क्या, इसकी तो बात ही नहीं करेंगे, इनर है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं करवा पाते हैं। यहाँ पे 2 ही अनपेयर्ड हैं, 2 ही बॉन्ड बनेंगे, ये एक्साइट नहीं करवा पाया। बट सल्फर के केस में आप -2 से लेके 6 तक देखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि सल्फर में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 हो गई 16।
2 4 10 12 14 सॉरी 16, इसमें 3D एम्प्टी है, तो ये तो इनर सेल है, कोई रोल नहीं है। यहाँ पे 3s अपना एक इलेक्ट्रॉन उठाएगा, 3p4 अपना एक इलेक्ट्रॉन उठाएगा और कहाँ पे भेज देगा, D के अंदर। यहाँ पे ये उठाया, यहाँ पे ये उठाया, यहाँ पे। तो आपके पास अनपेयर्ड कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसीलिए सल्फर का मैक्सिमम कितना हो सकता है, 6 हो सकता है। ओके, बट ऑक्सीजन में ऐसा नहीं है ड्यू टू अब्सेंस ऑफ डी। चलिए एक लास्ट पॉइंट और है कि जो पोलेनियम है वो भी आपसे पूछा जा सकता है कि पोलेनियम में आपका -2 नहीं है और ना ही आपका 6 है। -2 क्यों नहीं है, इसका तो सिंपल सा आंसर है कि वो एक मेटल है और वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहती है। अब बात है कि 6 क्यों नहीं है, क्या वजह है कि 6 भी नहीं है। तो 6 के लिए आपको क्या बताना है यहाँ पे वो सुनिए। 6 के लिए एक सिंपल सा आंसर है जो आप 11th में भी पढ़ चुके हैं और वो है इनर्ट पेयर। क्या है आपका, इनर्ट पेयर। इनर्ट पेयर क्या होता है, जैसे हम डाउनवर्ड चलते हैं ग्रुप में तो s को इनर्ट कर दिया जाता है, s पार्टिसिपेट नहीं करता है बॉन्डिंग में, तो s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 2। तो इसीलिए 6 की बजाय क्या दिखाएगा, 4। तो डाउनवर्ड जाएंगे तो हमारा 6 की बजाय 4 ज़्यादा स्टेबल है, 6 स्टेबल नहीं है। और ये इनर्ट पेयर इफेक्ट सब में दिखाया जाता है, 13th 14th 15th 16th जो भी ग्रुप है सब में इनर्ट पेयर इफेक्ट जरूर आता है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये 6 नहीं दिखा रहा है, 4 दिखा रहा है। मेटल होने की वजह से ये -2 नहीं दिखा रहा है, 2 दिखा सकता है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया है, अच्छे से नोट करेंगे, एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।